नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2022-23 में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी यूपी में रहते हैं और आप लोग भी यूपी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर पीजी का कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी स्कॉलरशिप के फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, इसके लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फॉर्म को फिल करते हुए आपको किस बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिल सके, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेकर आए हैं। उम्मीद पूरी है कि अगर आप लोग भी ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, आप लोग भी स्कॉलरशिप के फॉर्म को आसानी से फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के अंतर्गत फॉर्म को फिल करने से पहले आपको इसकी इंपोर्टेंट डेट और डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। फॉर्म को फिल करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिल सके। सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप के दोबारा से ओपन कर दिए गए हैं फॉर्म। उसकी स्टार्टिंग यहाँ पर 2 दिसंबर 2022 से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पर 10/12/2022 तक आप लोग अपने आवेदन को कर सकते हैं। मतलब 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद कॉलेज में इसकी हार्ड कॉपी सबमिट होती है। हार्ड कॉपी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों यहाँ पर 14/12/2022 रखी गई है। फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हो जाती है और आप अपने कॉलेज में सबमिट कर देते हैं तो आप लोग अपने करेक्शन कर सकते हैं 20/12/2022 तक। बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने अनिवार्य हैं। सबसे पहले नंबर पे पीजी की बात कर रहे हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम के अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं कर पाए थे और आप लोग अपने सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप लोग ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने अनिवार्य है। पहले नंबर पे आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने जो भी यूजी किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आपका अंडर ग्रेजुएट में जो भी कोर्सेज किया है उसके लास्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको मार्कशीट नहीं मिली है तो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से जो रिजल्ट मिलता है वो भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आपकी फैमिली का आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर का लगाएंगे। अगर फादर नहीं है तो आप लोग मदर का लगा सकते हैं और फादर मदर दोनों में से कोई भी नहीं है तो दोस्तों आप लोग अपना खुद का भी यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग अपने फैमिली की जो आय है, अगर आप लोग जनरल ओबीसी से हैं तो आपकी आय 2 लाख रुपए से ज्यादा के नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोग एससी एसटी से हैं तो दोस्तों आपकी जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आय इससे ज्यादा की है तो आप लोग यूपी स्कॉलरशिप के आवेदन को नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे कि अगर आप लोग भी ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2018 से पुराना नहीं होना चाहिए, इससे बाद का ही होना अनिवार्य है, तभी आप लोग यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि डोमिसाइल जो होता है मूल्यवान, जो कि आपके कॉलेज में सबमिट होता है लेकिन स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी फैमिली में राशन कार्ड है तो आप लोग राशन कार्ड नंबर लगाइएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बैंक पासबुक होना अनिवार्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक की पासबुक आपकी खुद की होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर किसी की भी नहीं लगा सकते हैं, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है, लेकिन आधार कार्ड में कुछ कंडीशन है जो कि हम आपको बता रहे हैं। आधार कार्ड में आपका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ ये आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच होना अनिवार्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होना अनिवार्य है। आधार कार्ड में जो आपका नाम लिखा है बिल्कुल सेम आपका नाम बैंक अकाउंट में भी होना अनिवार्य है। साथ ही में आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। साथ ही में आपका जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है उस पे इनकमिंग आउटगोइंग और वो नंबर एक्टिव होना अनिवार्य है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही में आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पर लिंक हो। साथ ही में दोस्तों आप लोग अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लगा सकते हैं और आपने जो भी अपनी फीस जमा की थी उसकी फीस की रिसिप्ट लगाएंगे जिसमें आपको यहाँ पर एडमिशन डेट और आपको कितनी फीस जमा की थी वो आपको मिल सके।
साथ ही में आपको कॉलेज के माध्यम से एक मिलेगा एनुअल नॉन रिफंडेबल फी। ये आप लोग अपने कॉलेज से पता करके अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी फीस में दी गई हो वो आप लोग यहाँ पे फीस फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपकी फीस रिसिप्ट में नॉन रिफंडेबल फी लिखी होती है, जो भी फीस लिखी होती है वो नॉन रिफंडेबल फी नहीं होती है। तो आप लोग अपने कॉलेज से एक बार कॉन्टेक्ट करने के बाद ही नॉन रिफंडेबल को फिलअप कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों आपके पास पासपोर्ट साइज एक फोटो होना चाहिए। ये फोटो आप लोग कलर्ड में अपलोड कीजिएगा और ये फोटो सादा सिंपल नॉर्मल फोटो को अपलोड कीजिएगा, कोई भी फैशनेबल फोटो को यहाँ पर अपलोड मत कीजिएगा। तो फाइनली अगर आपके पास कुछ ये डॉक्यूमेंट है तो आप लोग भी यूपी स्कॉलरशिप MA MSc MCOM 2022-23 के अंतर्गत फ्रेश स्टूडेंट के लिए आवेदन को कर सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 में MA MSc MCOM के लिए एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने PC लैपटॉप, यदि आप लोग अपने फोन से फिल करना चाहते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज कीजिएगा। गूगल पे आपको यहाँ पर 3 डॉट के एक ऑप्शन मिलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप मोड का, उस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग हमारी तरह गूगल को ओपन कर पाएंगे। गूगल को ओपन करने के बाद आप लोग गूगल पे साधारण से टाइप कीजिएगा यूपी स्कॉलरशिप। जैसे टाइप करेंगे upscholarship.up.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप का एक नया फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर इनकी मेनू बार में आना है और यहाँ पर ऑप्शन एक मिलेगा स्टूडेंट का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन और मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप लोग आ चुके हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23 के पोर्टल पे और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के। आपको इन सारे ऑप्शन के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। यदि आप लोग ये ऑप्शन नहीं जानेंगे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने फॉर्म को यहीं पे गलती कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शन को जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके हम आपको सारे ऑप्शन के बारे में बताएंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आते हैं SC ST और जनरल के हिंदू स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा SC ST और जनरल के हिंदू स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन पे आवेदन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर OBC कैटेगरी। यहाँ पे जो भी OBC कैटेगरी के हिंदू स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आवेदन को करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है अल्पसंख्यक वर्ग, यहाँ पे देखिएगा फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी फ्रेश। यहाँ पे इसका मतलब समझिएगा अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब होता है यहाँ पे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म के जनरल से हो, OBC से हो, सारे स्टूडेंट यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आवेदन को करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बॉक्स के अंदर भी आपको कई सारे लिंक देखने को मिलेंगे जिनके बारे में भी जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे देखिएगा प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक का मतलब होता है दोस्तों 9th और 10th के स्टूडेंट। तो प्री मैट्रिक वाले यहाँ पर 9th और 10th वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आवेदन को करेंगे। ये आपको तीनों में देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है फर्स्ट ईयर इंटर, ये भी आपको तीनों में देखने को मिल रहा है। तो यदि आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आवेदन को करेंगे। और यदि आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर से जो भी कोर्स कर रहे हैं UG PG टेक्निकल डिप्लोमा मेडिकल डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं XYZ, तो आप लोग यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आवेदन को करेंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया था SC ST जनरल के हिंदू स्टूडेंट यहाँ पे कीजिएगा, OBC यहाँ पे हिंदू स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कीजिएगा और यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग यानी माइनॉरिटी कैटेगरी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म के तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आवेदन को कीजिएगा। तो हम यहाँ पे MA MSc MCOM के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं और हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हिंदू हैं, तो हम यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को चॉइस करेंगे जिसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है।
इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग किसी भी जाति से होंगे, किसी भी धर्म से होंगे, फॉर्म को फिल करने का जो तरीका है वो सेम है। आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आप लोग आसानी से फिलअप कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको 100% रिप्लाई देंगे। तो हम यहाँ पे पहले नंबर पे अपने जिले को टाइप करेंगे जहाँ पे हमारा कॉलेज है। कॉलेज का जिला कहाँ लगता है वो जिले का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपके कॉलेज का क्या नाम है, आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। आपका जाति क्या है, आप अपनी जाति को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। आपका धर्म क्या है, आपका धर्म यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई स्कूल में फीमेल जो भी गर्ल्स होती हैं उनके हाई स्कूल की मार्कशीट में केएम लगा होता है, तो आपको केएम लगाना नहीं है। आपका जो भी हाई स्कूल में केएम हटा के जो नाम दिया है वो आधार से मैच होना चाहिए, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपको अपना केएम हटा के यहाँ पे अपने नाम को फिलअप करना है, यदि आप लोग एक फीमेल हैं तो। और बाकी मेल है तो आपका जो भी हाई स्कूल में नाम दिया है बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फादर नेम भी बिल्कुल सेम फिल करना है, मदर नेम भी। ये सारी डिटेल आपको कैपिटल अक्षर में फिलअप करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप लोग एक फीमेल हैं और आपकी मैरिड हो गई यानी शादी हो गई है और शादी होने के बाद आपका जो भी नाम है उसमें परिवर्तन हुआ है, आपके आधार कार्ड में नाम में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे अपने नाम का जो भी परिवर्तन हुआ है उस नाम को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे एक स्पेशल कॉलम देखने को मिल रहा है। और यदि आपका कोई भी नाम चेंज नहीं हुआ है तो आपको इसे फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही में दोस्तों आपने हाई स्कूल कौन सी सन में पास किया था वो सन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। कौन से बोर्ड से किया था वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कौन से कॉलेज से आपने हाई स्कूल पास किया था उसका नाम, आपका रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपका दूरभाषा यदि टेलीफोन नंबर है तो आप फिलअप कीजिएगा, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो फिलअप कीजिएगा, अन्यथा इसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप लोग अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल बना सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं जैसा कि @ हैज, डॉलर का निशान, इनमें से कोई एक डाल दीजिएगा। और साथ ही में 1 2 3 4 तक लगा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका पासवर्ड है वो मिनिमम 6 अक्षर से लेकर मैक्सिमम 12 अक्षर के बीच का होना अनिवार्य है। पासवर्ड का फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का भी आप लोग टाइप कर दीजिएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे जो कैप्चा दिया है बिल्कुल सेम आपको इसी तरह उतार लेना है और सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल गया है, सेशन भी मिल गया है, यहाँ पे जिला का नाम, ये सारी डिटेल मिल गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती है तो आप लोग इस रजिस्ट्रेशन को भूल जाइएगा, दोबारा से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन में अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आप लोग आगे करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यदि आपकी सारी डिटेल सब कुछ ठीक है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, प्रिंट निकाल के अपने पास जरूर रखिएगा। यदि आप लोग अपने फोन से फिलअप कर रहे हैं तो इसकी PDF सेव कीजिएगा या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से उसी वेबसाइट पे बैक आना है जहाँ पे आपने अपने रजिस्ट्रेशन को किया था। आपको फिर से आना है स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे, आपको फिर से आना है एक फ्रेश लॉगिन पे, और यहाँ पर आपको फिर से मिलेंगे प्री मैट्रिक का मतलब 9th एंड, इंटरमीडिएट का मतलब फर्स्ट ईयर इंटर, पोस्ट मैट्रिक अदर देन का मतलब UG PG के ऑल स्टूडेंट। तो आपको फिर से इस वाले तीसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपने जो भी अपना पासवर्ड बनाया था वो आप लोग यहाँ पर जो कैप्चा दिया है वो फिलअप कीजिएगा। सबमिट वाले बटन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। आप लोग जो भी स्टेप कंप्लीट करेंगे आपके सामने यहाँ पे ग्रीन टिक लगते जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे 2 स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं
और जो भी स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे उसके आगे यहाँ पर ग्रीन कलर होते जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपकी जाति, डेट ऑफ बर्थ, नाम और फादर नेम, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फाइनली हम यहाँ पे पहुंचते हैं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आवेदन पत्र भरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने पाठ्यक्रम का प्रकार को फिल करना है। जैसे कि आपका कॉलेज गवर्नमेंट है तो आपको यहाँ पर नियमित फिलअप करना है। यदि आपका यहाँ पे प्राइवेट है तो आपको यहाँ पर सब घोषित फिलअप करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ऑप्शन आपके तभी खुलेंगे जब आपके कॉलेज में गवर्नमेंट कोर्सेज और प्राइवेट कोर्सेज दोनों होंगे। और यदि आपका कॉलेज में एक ही कोर्सेज है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, तो आपको यहाँ पे नियमित देखने को मिलेगा या फिर आपको सब घोषित देखने को मिलेगा। फाइनली मैं जिस कॉलेज के फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ उस कॉलेज में दोनों कोर्सेज यहाँ पर हैं। गवर्नमेंट के भी कुछ कोर्सेज हैं, प्राइवेट में भी कुछ कोर्सेज हैं। तो हम यहाँ पे MA, MSc, MCOM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नियमित में जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपका कॉलेज प्राइवेट होगा तो आपको यहाँ पे सब घोषित देखने को मिल जाएगा ऑटोमेटिक। और यदि आपका कोर्स नियमित में आता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें प्राइवेट एक भी कोर्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे नियमित देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम का प्रकार आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि मेरा MA है तो मैं यहाँ पे MA को फिलअप करूंगा। बाकी आपका जो भी कोर्स है तो आप अपने कोर्स के हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका MA को बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट, ये आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद दोस्तों MA 2 साल का होता है और हमारा इस बार फर्स्ट ईयर है। यदि आप लोग सेकंड ईयर के लिए एक फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अपना सेकंड ईयर को फिलअप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है। यदि आपका लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है तो इसे नो कीजिएगा, यस कीजिएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है। यदि आपका लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है तो आप लोग यस कीजिएगा, अन्यथा इसे नो कीजिएगा। लेटर एंट्री का मतलब ये होता है कि यदि आपने फर्स्ट ईयर किसी अदर कॉलेज से किया और सेकंड ईयर कोई अदर कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो एडमिशन है वो लेटर एंट्री में आ जाता है। तो फाइनली हमारा जो एडमिशन है वो डायरेक्ट हुआ था तो हम इसे लेटर एंट्री को नो करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप आवासनीय है या फिर दिवा। दिवा का मतलब होता है कि आपने कॉलेज में कोई भी हॉस्टल नहीं लिया है, और आवासनीय का मतलब होता है कि आप लोग अपने कॉलेज में हॉस्टल लेके रह रहे हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे दिवा हुए तो हम दिवा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्तमान में पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की प्रवेश की तिथि, तो आपको यहाँ पे अपनी फीस की रिसिप्ट की डेट डालनी है और यहाँ पर आपको अपनी फिर से वही डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे सेकंड ईयर के लिए एक फ्रेश फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस की रिसिप्ट डालनी है और यहाँ पे आपको अपनी सेकंड ईयर की फीस की रिसिप्ट डालनी है। आपका जो भी बोर्ड का पंजी क्रमांक है यदि आपको मिल गया है तो आप लोग यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो एडमिशन है वो इंटर की मेरिट के आधार पर हुआ है, तो यदि आपका इंटर के आधार पर हुआ है तो यस कीजिएगा। लेकिन अगर आपका इंटर के आधार पर नहीं हुआ है तो आप इसे नो कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या व्यवसाय पाठ्यक्रम प्रवेश 12 के अंकों के आधार पे हुआ, तो यूजी पीजी यहाँ पर 12 के अंकों के आधार पर नहीं हुआ है तो हम इसे नो करेंगे। और यहाँ पे हम अपने जो पात्रता है जैसा कि पाठ्यक्रम की पात्रता, तो हमारी पाठ्यक्रम की पात्रता जो है यहाँ पर वो है स्नातक, यानी BA, BSc, BCom, ग्रेजुएशन। तो हम यहाँ पे स्नातक को फिलअप करेंगे। स्नातक फिलअप करने के बाद आपने स्नातक में क्या किया था, BA तो बैचलर ऑफ आर्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा, BSc की है तो बैचलर ऑफ साइंस आप लोग लिख सकते हैं, BCom किया है तो आप लोग बैचलर ऑफ कॉमर्स लिख सकते हैं, या फिर आप लोग शॉर्टकट में भी डाल सकते हैं BA। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSC, AKTU या फिर GCAP या फिर नीट के माध्यम से अगर आपने लिया है तो आप लोग यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनके माध्यम से नहीं लिया है तो आपको इन्हें नो ही रखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल और फिलअप करनी है, जैसा कि हाई स्कूल कौन सी साल में पास आउट किया था, उसका पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है, परसेंटेज क्या है, कौन से बोर्ड से किया था। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट में पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, सन परसेंटेज कितनी है, कौन से बोर्ड से किया, और साथ ही में यहाँ पे
आपको अपनी सन फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम आपने कौन सी सन में पास आउट किया है वो सन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। कितनी पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक था, कितनी परसेंट थी, कौन से बोर्ड से किया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद जो कैप्चा दिया है बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पे, जहां पर लिखा हुआ है निजी की डिटेल को फिलअप करना और यहां पर हमें अपना आवासनीय स्थायी पता को फिलअप करना है। जैसे कि अपने गांव, विलेज का नाम आपको यहां पर फिलअप करना है। यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपने विलेज एंड पोस्ट के नाम को फिलअप करेंगे और यदि आप लोग शहर के निवासी हैं तो आप अपने मोहल्ला, सिटी या फिर मकान नंबर को फुल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने तहसील और जिला का नाम लिखेंगे। यदि आपका आवासनीय और पत्र व्यवहार का पता सेम है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। यदि आपका चेंज है तो दोनों आप लोग अलग अलग डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका राशन कार्ड बन गया तो आप लोग यहाँ पर राशन कार्ड के नंबर को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपकी फैमिली में राशन कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर 0 फिलअप कर सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर विकलांग है तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर विकलांग की कैटेगरी को फिलअप करना है। यदि आप लोग विकलांग है तो आपको यहाँ पे उसकी परसेंटेज फिलअप करनी है। आपको विकलांग भत्ता कितना मिल रहा है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपका विकलांग प्रमाण पत्र का संख्या क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे आवेदन संख्या, यदि आप लोग विकलांग हैं तो ये डिटेल फिलअप कीजिएगा, अन्यथा इसे फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिया है ये आपको बिल्कुल सेम फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है। अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपका राशन कार्ड संख्या नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 फिलअप करना है, मतलब 0 लिख देना है। इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक की डिटेल पे और यहाँ पे हम अपने बैंक की अकाउंट कौन सी बैंक में ओपन है उसका नाम हमें यहाँ पर फिलअप करना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको वो फिलअप करना है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका जहां स्टूडेंट, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका जहां इंस्टीट्यूट है उसी डिस्ट्रिक्ट का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अकाउंट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम आपके सामने शो हो रहे हैं। तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद आपका ब्रांच कहाँ लगती है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और आप लोग जैसे ही ब्रांच फिलअप करेंगे आपका जो भी IFSC कोड है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे आप अपने कंफर्म अकाउंट नंबर, यहाँ पे अभी जो भी अकाउंट में नाम दिया है बिल्कुल सेम आपको फिलअप करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो नाम है वो आपके आधार कार्ड से मैच होना अनिवार्य है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर से कैप्चा फिलअप करना है, डिक्लेरेशन देनी है, अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं शुल्क पे, जहाँ पे हम अपनी वार्षिक नॉन रिफंडेबल फी को फिलअप करना है। जो भी आपकी फीस है वो आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, कैप्चा फिल कीजिएगा, डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे फाइनल स्टेप पे, जहाँ पर लिखा हुआ है गत वर्ष। तो हमें यहाँ पे गत वर्ष यानी पिछले वर्ष की डिटेल को फिलअप करना है। आपने जो भी पिछला वर्ष कंप्लीट किया है उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। यदि आपका पिछले वर्ष में गैप है तो आपकी जो भी लास्ट ईयर की क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। वो डिटेल आपकी क्या थी, पास हुए थे, प्रमोट हुए थे या फिर रिजल्ट नहीं आया, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। आपकी प्रणाली क्या थी, वार्षिक थी या फिर सेमेस्टर थी, तो हमारी यहाँ पे वार्षिक थी, हम यहाँ पे वार्षिक फिलअप करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है वार्षिक अंक प्रणाली थी, CJP थी या फिर SJP, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। आपका प्राप्तांक कितना था, पूर्णांक कितना था, आपकी जो भी परसेंटेज है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। आपकी जो भी लास्ट ईयर के कॉलेज का नाम क्या था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपका जो भी कैप्चा है ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है बिल्कुल सेम, और डिक्लेरेशन देनी है और अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पे अपने एक फोटो को अपलोड करना है और ये फोटो अपलोड नहीं करेंगे तब तक हमारा फॉर्म मान्य नहीं होगा। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे होम वाले बटन पे आना है, जहाँ पर झोपड़ी बनी है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आप लोग जैसा देख सकते हैं, हमने यहाँ पे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, जहाँ पे हमने 7 स्टेप को कंप्लीट किया एक कॉलम के अंदर, जो कि यहाँ पर एक ग्रीन हुआ है और यहाँ पर भी एक पे टिक लगा है। और अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं फोटो अपलोड करे वाले ऑप्शन पे। तो हम यहाँ पे फोटो अपलोड करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन क्लिक करने से पहले आपको बता दें, आप लोग ये फोटो को अपलोड कर पाएंगे जेपीजी पीएनजी के फॉर्मेट में, और फोटो का जो साइज है वो 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फिर से ध्यान दिला दूं, जो भी आप लोग स्टेप कंप्लीट करेंगे उसके आगे आपके टिक लगते जाएंगे और ये कॉलम आपके ग्रीन होते रहेंगे। तो हम यहाँ पे फोटो पत्र अपलोड करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की डिटेल ओपन हो गई है, जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, जाति वगैरह, ये सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। आपको अपने फोटो को अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करना है। आपका जहां भी फोटो पड़ा है उसे सिलेक्ट करना है, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपका फोटो का प्रीव्यू अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको बड़े ध्यान से अपने फोटो को ही चॉइस करना है, किसी अदर का नहीं कर लेना, क्योंकि प्रीव्यू नहीं आ रहा है। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फोटो हमारा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। और यदि आपका फोटो का प्रीव्यू आ जाता है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ये प्रीव्यू यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अपने फोटो को अपलोड कर लिया, तो मेरे यहाँ पर टिक लग चुके हैं, फोटो अपलोड पे टिक लग चुका है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन भी ग्रीन हो चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधन करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, हमें डायरेक्ट आना है आय एवं जाति प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के लिए। तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर जो फॉर्म है वो यहाँ पर कुछ इस तरह का ओपन होगा और यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। और हमें यहाँ पे अपने आय प्रमाण पत्र पहले नंबर पे सत्यापन करना है। तो हमारा यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या और जो कैप्चा दिया है ये फिलअप करना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी आप लोग डिटेल को फिलअप करेंगे आय प्रमाण पत्र की, वो यहाँ पर 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल हम फिल करके सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद हमने जो डिटेल यहाँ पर फिलअप की थी उसका यहाँ पे प्रीव्यू आ गया है, जैसा कि सर्विस नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील नेम, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, एप्लीकेशन नेम, ये सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमें यहाँ पे केवल वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डिटेल है ये वेरीफाई हो जाएगा। हम यहाँ पे जनरल कास्ट से हैं तो हमें यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आ जाएंगे अपनी स्टेप पे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सेम इसी तरह से फिलअप करनी है, लेकिन वहाँ पे आपको उपजाति आपको फिलअप करना है, जैसा कि जो भी आपकी उपजाति है वो आपको वहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने आय और जाति को वेरीफाई कर लिया, क्योंकि हमारी जाति नहीं लगती है तो हम यहाँ पे जाति नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं आधार पंजीकरण हेतु, तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन हो गई है। हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ ये यहाँ पर शो रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे हमें यहाँ पे डेमोग्राफी करनी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये डेमोग्राफी करने के आप हमारे पास जो चांस है वो यहाँ पर 3 है। यदि हम इस डेमोग्राफी को गलत तरीके से करेंगे तो हमारे ये तीनों चांस ब्लॉक हो जाएंगे और हमें यहाँ पे दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ जाएगा। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड के नंबर को फिलअप करना है, दोनों में डिक्लेरेशन देनी है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका जो भी आधार वेरीफाई सक्सेस होगा उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा ओटीपी का। ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये शो हो रहा होगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिसेंट ओटीपी, आपका जो भी आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और जो ओटीपी आप लोग फिलअप करेंगे, जो ओटीपी आपके पास आएगा वो
और जो OTP आपके पास आएगा वो OTP यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। OTP डालने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे जांचने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो भी फॉर्म का प्रिंट होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के हमें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से रीड करनी है। कॉलेज में भी फॉर्म में जाके चेक कराना है। यदि हमारी सारी डिटेल सही पाई जाती है तो हमें यहाँ पर इस फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो 24 घंटे में निकले आएगा। तो हम अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने फॉर्म को कॉलेज में जाके सबमिट कर पाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक है और आपने अभी तक जांचने हेतु प्रिंट निकाला तो आपको एक ऑप्शन और यहाँ पे मिलेगा, आवेदन पत्र को संशोधन करें। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने अपने फॉर्म में लॉक कर दिया और आपने अपने संस्था हेतु प्रिंट भी निकाल लिया तो आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने फॉर्म को बिल्कुल नया कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नया फॉर्म को फिल करने से पहले एक ही कंडीशन, आप अपने कॉलेज में फॉर्म को सबमिट मत कीजिएगा। यदि आपने सबमिट कर दिया तो आप लोग नया फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद पूरी है कि आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी। यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 में MA, MSc, MCOM के लिए कैसे आवेदन करते हैं। यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अनुज आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।